Today I am going to start the first chapter of class 10th part 2 resources and utilization and development. बच्चे ये इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और ये चैप्टर 8th और 10th दोनों क्लासेस के लिए है. इस चैप्टर में पिछले पार्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज और उनकी एक्सप्लेनेशन और रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है. अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके अलग दूसरे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे. लेट्स डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट. 8th वालों के लिए तो फर्स्ट टाइम है ये कंसेप्ट, बट जो 10th क्लास है उसके लिए ये पुराना कंसेप्ट है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बच्चे आपको पता है एक ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम कहते हैं कि रिसोर्सेज को इस तरीके से हम यूज़ करें कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन को अपनी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़े. मतलब रिसोर्स को आपने इस तरीके से डेवलप करना है, इस तरीके से यूज़ करना है कि प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी पूरा हो और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो रिसोर्स जो हो वो अवेलेबल हो, वो डिप्लीट ना हो. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. एजेंडा 21. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक एजेंडा 21 है. व्हाट इज़ दैट एजेंडा? Agenda 21 is the declaration signed by the world leaders of the countries in 1992 at the Rio Earth Summit. बेटा रियो अर्थ समिट में एजेंडा 21 साइन किया गया था जो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ में, मतलब आप कह लो कि एक कोलैबोरेटिव वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग हुई थी 92 में, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लीडर्स ने इसको साइन किया था. बेसिकली इसमें यही चीज़ थी कि हमने इन्वायरमेंट डैमेज, पॉवर्टी जैसी डिजीज़, पॉवर्टी और डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे. इन्वायरमेंट के लिए हमने स्टेप्स उठाने हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम को हमने इरेडिकेट करना है और जो भी हमारे कॉमन इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स हैं उसको थ्रू कोऑपरेशन हमने क्या करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है. और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो हर कोई शेयर करेगा. हर कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो हर किसी में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इक्वल है कि वो अपनी अपनी कंट्री के अपने बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, अपने मैक्रो प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्कआउट करें. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजेंडा 21. अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है या फिर जो कंसेप्ट है वो ग्लोबली हम उसको अचीव कर सकें. कॉम्बैट इन्वायरमेंटल चेंज, डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21. और लोकल गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक हर कंट्री इसको क्या करेगी, इसको इम्प्लीमेंट करेगी और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर. और अपने इन्वायरमेंट को और अपने रिसोर्सेज की डेवलपमेंट, प्लानिंग, यूटिलाइजेशन और उसकी डिप्लीशन को रोकने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स उठाने चाहिए. यही एक ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का. लैंड रिसोर्सेज इसका नेक्स्ट टॉपिक है. लैंड रिसोर्सेज. लैंड खुद में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है. आपने पिछले 7th क्लास में भी पढ़ा होगा और आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कि लैंड इज़ द मेजर रिसोर्सेज. और जो बच्चे 10th में, उन्होंने तो 9th में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ा है. लैंड, लेबर, कैपिटल मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. लैंड के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है. तो व्हाट लैंड रिसोर्सेज मीन्स? लैंड रिसोर्सेज में हम पहले इसकी छोटी सी एक इंट्रोडक्शन सी पढ़ते हैं जिसमें हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि इसमें होता क्या है. नेट सोन एरिया. नेट सोन एरिया क्या होता है? जो हम एक ही बार सोन करते हैं, यानी कि जिसमें एक ही बार फसल जो है वो लगाई जाती है पूरे एग्रीकल्चर ईयर में. ठीक है. ग्रॉस क्रॉप ईयर क्या होता है? ग्रॉस क्रॉप ईयर मतलब एरिया सोन मोर देन वंस इन एनी एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया. नेट सोन एरिया को मिला के और बाकी वो वाले लैंड को मिला के जिस पे हम एक से ज़्यादा क्रॉप्स की कल्टीवेशन कर रहे हैं एक एग्रीकल्चरल ईयर में, वो क्या होता है हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया. ग्रॉस का मतलब होता है बेटा टोटल. तो आपके पास दो तरह के लैंड है, एक नेट सोन्ड है, एक ग्रॉस क्रॉप एरिया. आपने फाइंड आउट करना है. नेट सोन एरिया आपका वो हो गया जिसको आपने इसलिए रखा हुआ है कि आपने इस पर कोई एक ही क्रॉप लगानी है पूरे साल में, ज़्यादा उस पर वर्कआउट नहीं कर रहे हो, बस सीजनली एक कोई क्रॉप होती है तो उसके लिए उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए आप उसको यूज़ कर लेते हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, उसके पास
2 हेक्टर लैंड है, जिसमें से वो 50% लैंड जो होता है उसको क्या करता है, एग्रीकल्चर ईयर में 2 बार, यानी कि उस पर 2 बार क्रॉप्स लगा रहा है अलग अलग, जैसे कि विंटर सीजन में वीट लगा ली, ठीक है, समर सीजन में राइस लगा ली, ठीक है। एक उसके पास उसमें से 50% जो बची उसकी ज़मीन, वो उसका नेट ऑन एरिया रखा हुआ उसने, वो कैसे, वो सिर्फ उस पर वीट ही लगाता है जब वीट का सीज़न आएगा, उसके अलावा उसने उसको किसी और क्रॉप के लिए यूज़ ही नहीं करना। समझ आ गई? तो जब हम उसके पूछेंगे नेट्स ऑन एरिया क्या है, वो होएगा उसका नेट्स ऑन एरिया जो ज़मीन उसने सिर्फ एक ही क्रॉप के लिए रखी हुई है, जिसको वो एक ही बार यूज़ करता है, वंस इन अ वाइल इन एन एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है। और ग्रॉस क्रॉप क्या एरिया क्या हो गया, ग्रॉस क्रॉप मतलब उसके पास टोटल ज़मीन कितनी है, टोटल कितनी ज़मीन है जिसपे वो क्रॉप लगाता है, तो उसमें बेटा सारे ही ऐड हो जाएंगे, वो वाली ज़मीन भी ऐड हो जाएगी जिसमें वो सीजनल कल्टीवेशन कर रहा है क्रॉप्स की, और वो वाला एरिया भी ऐड हो जाएगा जिसपे वो वंस अ वाइल कोई क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहा है। इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, और ये जो नेचुरल रिसोर्स है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर लैंड यूज पैटर्न। पहले तो 2 मिनट लगा के ना इसकी हेडिंग को थोड़ा सा आप पढ़ के देखिए, यू विल गेट इट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस हेडिंग। देखो बेटा, मैं हमेशा से एक ही चीज़ बोलती हूँ, जब तक आपको हेडिंग नहीं ना समझ में आएगी तब तक आपको टॉपिक समझ में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, राइट। सो एक बारी हेडिंग समझो, उसके बाद पढ़ के देखो, देन आई विल एक्सप्लेन यू, गिव अ 5 seconds। ओके डन। देखो लैंड यूज़ पैटर्न, लैंड यूज़ पैटर्न, लैंड को हमने किस तरीके से यूज़ किया है। अब देखो आपके पास, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेती हूँ, आपके पास 100 रुपीज़ है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना 100 रुपीज़ आपने एक ही जगह खर्च कर दोगे एक ही बार में, आपने प्लानिंग की होगी ना, 10 रुपीज़ की मैं ये चीज़ खरीदूंगा, 20 की मैं ये खरीदूंगा, 40 की मैं ये खरीदूंगा, राइट। तो लैंड यूज़ पैटर्न भी ऐसा है, हमारे पास जो लैंड रिसोर्सेज है हमारा पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लैंड है, ठीक है। हमने उसको बांटा कैसे, एक लैंड यूज़ पैटर्न से हमने ये सीखना है बच्चे कि डिवीजन ऑफ लैंड कैसे हुई है, लैंड जो हमारा रिसोर्स है हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पहला है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, ठीक है। फिर है आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, एक ऐसा लैंड रखा है हमने जिसको हमने रखा है कि इस पर कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगी। फिर एक है अदर कल्टिवेटेड लैंड, एक है आपका फैलो लैंड, एक है आपका नेट जोन एरिया, और एक है आपका कल्चरल वेस्ट लैंड। ये आपके पार्ट से हमने मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि लैंड पे हमने ये काम करना है, उसको इस चीज़ों के लिए यूज़ करना है। समझ आ गई लैंड यूज़ पैटर्न। अब फैक्टर्स होते हैं बेटा जो लैंड यूज़ पैटर्न को डिटर्मिन करते हैं, जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चरल एंड ट्रेडिशन। अब देखो टॉपोग्राफिकल फीचर्स में जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ के जोग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है। हम क्लाइमेट की बात, क्लाइमेट भी आपको पता है कितना बड़ा रोल प्ले करता है। देखो मान लो आपने वीट की प्रोडक्शन करनी है, तो ये सारे फैक्टर्स आपको बहुत ज़्यादा मतलब कह लो कि मैटर करेंगे जब आप वीट की कल्टीवेशन की बात सोचोगे, क्योंकि देखो वीट को ग्रो करने के लिए क्लाइमेट भी होना चाहिए वहाँ का सूटेबल, तभी वीट ग्रो कर सकते हैं हम। प्लस सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, ये सॉइल का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि वो उसको ग्रो करने में हेल्प करे। प्लस हम फूड क्रॉप्स लगा रहे हैं, तो फूड क्रॉप्स किसके लिए लगा रहे हैं, लोगों के लिए, तो वहाँ पे लोग भी होने चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी, लोग होने चाहिए उसको यूज़ करने के लिए, प्लस लोग होने चाहिए उसको कल्टीवेट करने के लिए। हमारे पास लैंड है, वहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है, सॉइल अच्छी है, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है, सब फैक्टर्स फेवरेबल है, पर हमारे पास लोग ही नहीं है वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए, तो अपने आप थोड़ी वीट उस पर ग्रो कर दी हो जाएगी, ऐसे थोड़ी अपने आप कोई भी क्रॉप उसके ऊपर खड़ी हो जाएगी, नहीं। तो फैक्टर्स क्या डिटर्मिन करते हैं कि जो भी हम चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, सेम ये तो हो गया आपका एग्रीकल्चर के लिए अगर हमने उसको यूज़ करा। एक होता है अगर आप उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करो, जैसे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए। हॉस्पिटल खड़ा कर दो, क्या फ़ायदा ऐसे हॉस्पिटल का जहाँ लोग ही ना है,
क्या फ़ायदा ऐसी बिल्डिंग बनाने का जहाँ पे घर बनाने का जहाँ लोग ही नहीं होते। तो हमें लैंड यूज़ पैटर्न को डिसाइड करते टाइम ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि वहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशंस है वो फेवरेबल है कि नहीं है, क्लाइमेट अच्छा है अगर हम किसी वीट की प्रोडक्शन करने वाले हैं या राइस की प्रोडक्शन करने वाले हैं, वहाँ की सॉइल उसको सपोर्ट करेगी उसकी प्रोडक्शन को, क्योंकि सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रो कैसे करेंगे। प्लस वहाँ पे काम करने के लिए लोग हैं हमारे पास कल्टीवेशन करने के लिए, प्लस कल्टीवेशन के साथ साथ उस क्रॉप की प्रोडक्शन जो आएगी उसके बाद उसको यूज़ करने वाले लोग हैं। एक ही अकेला इंसान थोड़ी सब कुछ खा लेगा, राइट। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, क्या हमारे पास टूल्स हैं, ट्रैक्टर हैं, कंबाइंस हैं, ठीक है, थ्रेशर्स हैं, हर चीज़ है, प्लॉइंग करने के लिए प्रॉपर हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो टेक्निकली फिजिबल है हम उस चीज़ को वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए। अगर बिल्डिंग भी बनानी है तो सीमेंट है, लेबर है, क्रेन है हमारे पास, सरिये हैं हमारे पास बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। कल्चर एंड ट्रेडिशंस बेटा बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसको आप ये कह सकते हो कि जब भी हम लैंड यूज़ पैटर्न की बात करेंगे तो कल्चर एंड ट्रेडिशन, चलो हम एग्रीकल्चर से ही इसको मैं आपको कोरिलेट करती हूँ। मान लो लैंड है पर वो है केरला में, ठीक है, या कह लो तमिलनाडु में या साउथ रीजन में कोई लैंड है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा हम वीट की प्रोडक्शन करेंगे, सॉरी वहाँ पे हम ज़्यादा वीट की प्रोडक्शन नहीं करेंगे, राइस की प्रोडक्शन करेंगे, राइट। क्यों करेंगे हम राइस की प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा, बिकॉज एक तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वीट की प्रोडक्शन के लिए सूटेबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, कल्चर एंड ट्रेडिशंस की बात करी जाए तो साउथ इंडियंस जो हैं उनके स्टेपल फूड में राइस जो है वो मेन है, राइस ही उनका स्टेपल फूड है, चावल से ही उनका सारा फूड आइटम बनता है, इडली डोसा, राइट, वो खाते ही चावल है। तो कल्चर एंड ट्रेडिशंस मीन्स कि लैंड यूज़ पैटर्न करते टाइम हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या करें। पंजाब में वीट की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, राइस की भी होती है पर वीट की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं, वीट हमारा मेन फूड क्रॉप है। तो क्या हुआ, आगे ना कल्चर और ट्रेडिशंस की बात, गॉट माई पॉइंट। कल्चर एंड ट्रेडिशंस कैसे मैटर करते हैं लैंड यूज़ पैटर्न में, समझ रहे हो बच्चे। तो ये सारे फैक्टर्स डिटर्मिन करते हैं लैंड यूज़ पैटर्न में कि अपने लैंड को किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। सॉइल एज रिसोर्स, सॉइल सबसे बड़ा रिसोर्स है। कैसे? सॉइल एक तो रिन्यूएबल है, ठीक है, क्रिएट हो सकती है बार बार। प्लांट की ग्रोथ सॉइल के बिना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सॉइल ही नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे, और प्लांट्स नहीं होंगे तो हम जिएंगे कैसे, क्योंकि हम अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड हैं, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। सपोर्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे रह रहे हैं उनको सॉइल जो है वो एक उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, उनको सपोर्ट कर रही है, उनको जीने के लिए क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, राइट। एवरी सॉइल हैज़ ए डिफरेंट टेक्सचर, हर सॉइल का डिफरेंट टेक्सचर है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटेड सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, सैंडी सॉइल है, ठीक है, डेजर्ट सॉइल है, देयर आर सो मैनी टाइप्स, ठीक है। और हर सॉइल के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव है और वो किसी न किसी क्रॉप के लिए सूटेबल है, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, अलूवियल सॉइल, रेड सॉइल, लिटरेट सॉइल, ब्लैक और रिगूर सॉइल और येलो सॉइल। अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल दो तरह की होती है, एक है बांगर, एक है खादर। बांगर क्या है, ओल्ड अलूवियल सॉइल, यानी कि एक ओल्ड वर्जन है अलूवियल सॉइल का, ठीक है। इसमें जो है कंकर, कंकर आपको पता है क्या होता है ना, छोटे छोटे पत्थर, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो इसके पार्टिकल्स हैं वो बहुत बड़े हैं और कोर्स नेचर के हैं, ठीक है। ये होगी आपकी बांगर, बांगर इज़ योर ओल्ड अलूवियल सॉइल। नेक्स्ट इज़ योर खादर, खादर इज़ न्यू अलूवियल सॉइल, ठीक है। इसको न्यू वर्जन कहते हैं अलूवियल सॉइल का, मतलब दो पार्ट्स में बांट दी है हमने, एक पुरानी एक नई। और इसमें जो है, जो खादर है इसमें जो है कंकर बहुत कम है, ठीक है। और जो इसके पार्टिकल्स हैं वो बड़े स्मॉल एंड फाइन, मतलब बहुत अच्छे हैं, ठीक है। रेड सॉइल और येलो सॉइल,
क्या है रेड सॉइल और येलो सॉइल? एक ऐसी सॉइल है जिसमें जो कि क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से प्रोड्यूस होती है। इग्नियस रॉक में ज़्यादा मिलती है ये। और इसका जो रेडिश कलर आता है इसका, वो इसीलिए आता है क्योंकि जब इग्नियस रॉक में डिफ्यूजन हो जाता है ना आयरन का, ठीक है, इन क्रिस्टलाइन एंड ड्यू टू मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। एक तो क्रिस्टलाइन प्रोसेस से आयरन का डिफ्यूजन हो रहा है और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहीं ना कहीं इसमें मिली हुई है। दिस इज़ द रीज़न कि इन जो रेड सॉइल है वो रेडिश लगती है कलर में। और ये जो सॉइल है ये आपको ज़्यादातर ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में मिलेगी डेक्कन प्लेट्यू के। ब्लैक सॉइल जो है वो एक क्लेई मटेरियल होता है, बड़ी चिकनी सी होती है बेटा, और इसमें इतनी कैपेसिटी होती है ये बहुत जल्दी मॉइस्चर होल्ड कर लेती है। और सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है, गुजरात के बिल्कुल साथ अरेबियन सी और इंडियन ओशन आ रहा है नीचे से, ठीक है। इतनी चिकनी मिट्टी होती है और इसमें इतना मॉइस्चर होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें भी होती हैं कोस्टल इफेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है ये थोड़ी गीली गीली सी चिपचिपी सी रहती है, ठीक है। और इसमें इतना आयरन होता है और इसकी जो कह लो फर्टिलिटी इतनी अच्छी होती है कि ये क्रॉप्स की ग्रोथ में बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करती है। इसीलिए गुजरात जो है वो कॉटन प्रोडक्शन में बहुत रिच है, क्योंकि इसको हम कॉटन सॉइल भी इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। द अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल इज़ नोन एज कॉटन सॉइल। और ये जो सॉइल है ग्राउंड नट यानी मूंगफली की, नारियल की, इन सब की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फाइन और यू कैन से बेस्ट सॉइल मानी गई, ठीक है। बाजरा, ठीक है, इसमें भी बहुत मतलब बाजरा तो वैसे कहीं भी उग जाता है, बट वहाँ के जो मेन स्टेपल फूड्स है मैं आपको बता रही हूँ। मैंगो की एक ऐसी वैरायटी है जो गुजरात जिसमें स्पेशलिस्ट है, और वो मैंगो कभी इंडियन मार्केट में आया ही नहीं, वो सीधा एक्सपोर्ट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, ठीक है, इंग्लैंड, यहाँ एक्सपोर्ट होता है वो हमारी इंडियन मार्केट से। वो मैंगो की जो आप कह लो ब्रीड है ना, या कह लो कि वो जो टाइप है, जो वैरायटी है, वो कभी हमारी इंडियन मार्केट में आएगी, क्योंकि इतनी फाइन वैरायटी है और वो सिर्फ आपको गुजरात में ही मिलेगी। और वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सॉइल है और बिल्कुल फेवरेबल इन्वायरमेंट है, वो हमारे यहाँ पंजाब में नहीं आ सकता। मेजर्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन का प्रोसेस, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम से हम बेटा सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल अपने न्यूट्रिएंट्स खो देती है और जिससे हमारा बहुत लॉस होता है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सॉइल कंजर्वेशन के स्टेप्स दिए गए हैं, कैसे हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। अंडरप्लॉइंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेड्स फॉर प्लांट्स एंड मेकिंग गलीज, दीज आर द स्टेप्स। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको बुक्स में दी हुई है। मेजर फॉर लैंड कंजर्वेशन, लैंड कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन करके, शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, प्लांटिंग थॉर्नी बुशेस टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स, ठीक है। प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर आफ्टर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रीज खोल दी हमने, उनका जो ड्रेनेज है वो कहीं ना कहीं मिट्टी में जाके मिल रहा है, रिवर्स में मिल रहा है, सॉइल पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो हमें ये सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। दीज आर द मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंड। थैंक यू सो मच, thank you for your cooperation. I hope you like this video and you understand the concept very well of resources utilization and development. And if you have any kind of query becha, you can comment me on the comment section box, and please like, subscribe and share my channel. Please subscribe my channel, press the bell icon. If you subscribe my channel, you will automatically get the notification of the next video. Thank you and have a nice day.